नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारत में महिला नेताओं के शरीर और चरित्र पर जुबानी हमले होते रहे हैं। कंगना रनौत और ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी इसकी ताज़ा मिसाल हो सकती है। लेकिन महिलाओं पर ऐसे हमले क्यों होते हैं और यह स्थिति बदली कैसे है? पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी काफ़ी चर्चा में रही। बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सनेत ने इंस्टाग्राम अकाउंट से उन पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की। हालांकि बाद में सुप्रिया सनेत ने वह पोस्ट हटा दी थी। उन्होंने सफाई दी कि पोस्ट उन्होंने नहीं की, बल्कि उनके अकाउंट का जो एक्सेस है वो रखने वाली टीम ने की थी। लेकिन इस मामले पर विवाद जारी रहा है और इसके अलावा भी कई ऐसी हस्तियां रही हैं जिन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी गोवा में खुद को गोवा की बेटी बताती हैं, त्रिपुरा में जाकर खुद को त्रिपुरा की बेटी बताती हैं। उन्हें पहले अपने पिता की पहचान करनी चाहिए। भले ही चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर इन बयानों को हटा दिया हो, चेतावनी दी है, लेकिन ये दोनों ही मामले रेखांकित करते हैं कि किस तरह से महिला नेताओं को सियासत में अपमानित करने का प्रयास किया जाता रहा है। ऐसी टिप्पणी करने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक शामिल रहे हैं। महिला नेताओं के चरित्र पर हमले दरअसल होते क्यों हैं? इसके जवाब में अगर हम देखें तो एक लंबी फहरिस्त है और एक लंबी पटकथाएं हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। और देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना उद्धव गुट से बिलोंग करती हैं, वो राज्यसभा सांसद है। पिछले साल उन्होंने भी ऐसे बयान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि पुरुष प्रधान देश में जब महिलाएं बाधाओं को तोड़ती है तो उन पर लांछन लगाना सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं का सबसे कमजोर पक्ष है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में ऐसा होता है। दुनिया भर की महिला नेताओं को भी इस तरह से अपमानित किया जाता है, उनको भी अपमान का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बसपा प्रमुख मायावती जैसी वरिष्ठ नेताओं पर भी व्यक्तिगत हमले होते रहे हैं। मार्च की शुरुआत में ही स्मृति ईरानी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पति चोर कहकर ट्रोल किया गया। 2020 में सोनिया गांधी के जन्मदिन पर बार डांसर ड्रे ट्रेंड कर रहा था। वहीं 2016 की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है, उन्होंने भी मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने उनकी तुलना बेश्या से की थी। और जो तमाम टिप्पणी है, इनसे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं को हमेशा ही सियासत में हो या समाज में हो, उनको अपमानित किया जाता रहा है, कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। लेकिन ये स्थिति दरअसल बनी ही क्यों है और समाज में हमेशा टारगेट पर महिलाएं क्यों रहती है? क्या पुरुषों की जो मानसिकता है वो बदलाव नहीं हो सकती है? अगर हो सकता है तो कैसे? तमाम जानकारी देंगे हमारे सहयोगी संजना मंडल हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं को अपमानित किया गया, लेकिन महिलाओं ने इसकी तोड़ क्या निकाली, महिलाओं ने इसका जवाब क्या दिया है और कितनी सुरक्षित है महिला नेता। संजना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अगर हम भारत की सियासत की अगर बात करें या समाज की बात करें, दोनों ही जगहों पर महिलाओं की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। दोनों ही जगहों पर महिलाओं को अपमानित किया जाता है, उन पर पर्सनल टिप्पणी की जाती है। ये दरअसल ये स्थिति बनी क्यों? जी बिल्कुल मनीष जी, जैसे ये आप राजनीति की बात करें, राजनीति में तो हम देखते ही आ रहे हैं, अक्सर जब मायावती की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें तो पहले तो उनके ऊपर टिप्पणी की जाती थी, लेकिन आजकल हम कंगना रनौत की बात करें तो वो भी काफी चर्चे में है और राजनीति में तो देखते ही आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहीं ऐसे कई वर्क प्लेस है जहां महिला काम करती है और वर्क प्लेस तो छोड़िए, पूरे भारत में कहीं पे भी महिला है, अगर वो आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर इस तरीके की बातें की जाती है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं महिला को इक्वलिटी की, क्योंकि दोनों को समान अधिकार होता है, महिला और पुरुष को, लेकिन वही पुरुष अगर आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती है, लेकिन महिला आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर काफी कुछ विवादित बयान आते हैं। लोग कहते हैं कि अरे इनके पीछे तो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए महिला इतना आगे बढ़ी है। और वहीं अगर हम कोई क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण में बात करें, तो जो गांव की महिलाएं रहती हैं उन पे मार पीट, पुरुष मतलब इतना उन पर हावी हो जाते हैं, चाहे वो अपने बोलचाल से हो या फिर मारपीट के दौरान हो। तो ये तो देखिए राजनीति की बात नहीं है, ये तो हम सभी जगह देखते हैं, हर एक जगह पर आए दिन ऐसा होता रहता है और ये आज की बात नहीं, सदियों से चला आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें, आपने कहा कि समानता का हक है। भारत के संविधान में भी महिलाओं को उतनी ही बराबरी दी गई है जितने की पुरुषों को दी गई है। संविधान में जो हकों की और हुकूक की बात की गई है, यहाँ तक कि जो पैतृक संपत्ति है उनमें भी समान अधिकार मिलेगा। यानी कि ये कहें कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को आंका गया है संविधान
व्यवहार में, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो भागीदारी है वो कागजी ही दिखाई देती है, क्योंकि संविधान ने तो कह दिया कि बराबर है, लेकिन जी। समाज उसको कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है, सियासतदान उसको कितनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पुरुष उसको कितना मान रहे हैं या क्रियान्वित कर रहे हैं। देखिए, जी। लेकिन अगर हम देखें तो उनकी भागीदारी हमेशा कागजी ही बनी रहती है। बढ़ोतरी कब मिलेगी, आधी आबादी को पूरा हक कब मिलेगा? जी बिल्कुल मनीष जी, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उनको ये बढ़ोतरी कब मिलेगी। ये तो बड़ा ही मतलब ऐसा मामला है, अगर हम सुनते भी है तो कहीं ना कहीं बात की जाती है लेकिन उस पर वो चीज़ लागू नहीं होती है। अगर हम नारी शक्ति की बात करें या महिलाओं के लिए जो भी योजना आजकल जो सरकार महिलाओं की इतनी बात करती है, हो रहा है, मतलब 100% में से अगर हम बात करें तो 50% हो रहा है, लेकिन 50% नहीं हो रहा है। बिल्कुल बस वो कहने की बातें होती है, उस पर लागू नहीं की जा रही है। कई महिलाओं से हम जानते हैं वो तो आज भी रो रही है, अपनी बात नहीं रख पाती है, जिनकी शादी हो जाती, शादी के बाद भी उन पर इतनी बातें की जाती लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं करता है। वो किसी के लिए अगर मदद के लिए भी जाती भी है कहीं पर तो उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं और कहीं ना कहीं पर उनको ही गलत ठहराया जाता है। और राजनीति की बात करें तो वहाँ तो आज दिन हम देख ही सकते कि कई ट्वीट आते हैं, ऐसे ट्विटर पे भी कई सारे पोस्ट करते हैं जिस पर बहुत सारे विवादित बयान भी होते हैं। और ये तो मायावती की बात अगर मैं कहूँ तो 2016 में जैसे आपने कहा भी था कि उनके ऊपर जो दयाशंकर है उन्होंने भी वेश्यावृत्ति की बात की थी उनके ऊपर कि वो वेश्या है या फिर ऐसी कोई बात आए दिन हम सुनते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है कि रोज कहीं ना कहीं से ये बात निकल कर आती ही है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से अगर हम देखें, देखिए राजनीति में अगर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी है, महिला नेता कितनी है, कितनी जी। महिलाओं को टिकट दिया गया है, और जो महिलाओं की उपस्थिति है, चाहे वो पार्लियामेंट में कहें या असेंबली में कहें, तो अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो कम ही प्रतिशत महिलाओं को जी। देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात की जाती है महिला आरक्षण की तो तमाम सियासी दलों की इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का खूब जिक्र होगा। चाहे हम उनके पुराने इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखें या इस बार के देखें तो उनमें खूब इस बात का जिक्र है कि हम महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को वो देंगे, महिलाओं के लिए पूरा हक दिया जाएगा, उनको इतना आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब हम सत्ता में आने पर अगर उनकी तरफ हम मुंह देखते हैं सत्ता सियासतदानों का, तो वो इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर हम कांग्रेस के 70 साल के अगर मैनिफेस्टो को देखें तो हर एक मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि हम महिलाओं को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो राजनीतिक स्थिति है या उनकी जिस प्रकार से देखें सामाजिक स्थिति है, उनमें हम बदलाव के लिए ये योजना लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में ही अभी एक लाडली बहना योजना चल रही है। हालांकि इस योजना ने महिलाओं को सशक्त किया है, लेकिन क्या महिला इतनी कमजोर है कि हर योजनाओं के दायरे में उनको लेकर आते हैं या हर बात उनके ऊपर ही की जाती है कि हम महिलाओं को ये देंगे? महिला सशक्त कब होगी? महिला अपने आप को ये कब मानेंगे कि हम सशक्त हैं, हमको योजना की जरूरत नहीं है बल्कि हमको अवसरों की जरूरत है? जी बिल्कुल मनीष जी, जैसा कि आपने कहा ये तो सिर्फ एक मुद्दा हो जाता है चुनाव जीतने के लिए। लाडली बहना की बात करें तो जी हाँ बिल्कुल, इसमें महिला तो काफ़ी आगे आई है, उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना मतदान भी दिया है सरकार को। लेकिन ये महिला की जो बात है, अगर महिला को हम इतनी कमज़ोर क्यों समझते हैं? जैसे कि आपने अभी भी कहा था कि महिला कब आगे बढ़ेगी, क्या वो स्वयं के लिए खुद कर नहीं सकती? अवश्य कर सकती, लेकिन उनको वो मौका तो मिले। वो मौका ही जब आप नहीं दोगे, उन्हें आप शुरू से ही कमज़ोर समझोगे तो ये तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि महिला चाहे सब कर सकती है और वो करती भी है। बिल्कुल बिल्कुल करती है। और संसद में भी कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि महिला कम है, लेकिन जितनी है आप देख ही सकते काम हो रहा है और किस तरीके से एक एक काम किया जाता है और जिस तरीके से जो बयान आते हैं उसका सामना भी किया जाता है। और महिला मतलब ये एक बहुत ही आम बात है, हम आए दिन सभी के मुंह से सुनते हैं। अगर कोई गाली भी दे रहा है महिला को तो ठीक है, नहीं दी जाती, लेकिन जो पुरुष को हम गाली देते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं माँ बहनों का जिक्र होता है। तो ये क्या महिला का सम्मान है? सबसे पहली बात तो ये तो कोई महिला का सम्मान नहीं होता। और अगर आप सम्मान कर रहे हो तो पूरे तरीके से करो, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना महिला ही क्यों हर चीज में। बिल्कुल। और हर जगह गालियों में तो महिला टारगेट पर, समाज में तो महिला टारगेट पर। अभी मैं पार्लियामेंट का जिक्र कर रहा था संजना की, अगर हम पार्लियामेंट में महिलाओं की स्थिति देखें तो 1/3 भी नहीं है।
जबकि बिल्कुल। 543 हमारे यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। इसके अलावा राज्यसभा भी अलग से होती है, 250 सांसद वहाँ भी बैठते हैं। वहाँ का भी अगर हम जिक्र करें तो ना के बराबर ही महिला नेता वहाँ पर दिखाई देती है। दरअसल हम ये स्थिति बन ही क्यों रही है? हम महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पार्लियामेंट में भेजेंगे कब? हम उनको 50% आरक्षण की बात करते हैं कि हम महिलाओं को आधी आबादी को पूरा हक देंगे तो संसद में उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, लेकिन जी। अगर आज की उपस्थिति अगर हम उनकी देखें, 80 से कम महिला मिलेंगी आपको। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि महिला की उपस्थिति इतनी कम है और कहीं न कहीं पे महिला मतलब ये हमें खुद स्वयं करना पड़ेगा। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी जानती हूँ क्या मेरे दायरे हैं और किस तरीके से मुझे चलना चाहिए, और ये राजनीति की बात नहीं है। आज हम भी रास्ते में घूमते तो कहीं न कहीं हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सिर्फ़ महिला समझ सकती है, पुरुष को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और जो राजनीतिक दल है उसमें भी जो पुरुष है उन्हें भी समझना पड़ेगा कि हम जो बिल्कुल। कह रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी को ठेस ना पहुँचे, और इतनी गलत बात भी ना कहे कि मतलब उन इतना ट्रोल किया जाए उन्हें, कि बिल्कुल, सभी की लेकिन ज़ुबान पर। हाँ, बिल्कुल। जी, संजना, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो महिला है, उनका जो संघर्ष है वो अंतहीन है। क्योंकि बिल्कुल। अगर हम उनके संघर्षों की बात करें तो शुरुआत से लेकर ही अंत तक उनको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और उनको जो संघर्षों का सिलसिला खत्म नहीं होता है, वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी उनका वो अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। देखिए, बिल्कुल। शुरुआत में जब महिलाएँ जन्म लेती है, बेटियाँ जन्म लेती है, तो कहीं न कहीं परिवार में भी उनको तुच्छ निगाहों से देखा जाता है, क्योंकि कभी हमने देखा कि बच्चों की बेटों की चाहत में जो बालिकाएँ हैं उनको जी, कमतर आँका जाता है, उनको कमतर देखा जाता है। जब वो थोड़ी-थोड़ी बड़ी होती है तो परिवार के लोग उनको बोझ समझने लगते हैं। इनका विवाह कैसे करेंगे, दहेज कैसे देंगे, तमाम प्रकार की जो सामाजिक परिस्थिति है, इनसे उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम उनकी स्कूली शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जब उनको स्कूल पहुँचाते हैं, तो आप ही ने ये टिप्पणी की है कि हमको किन-किन नज़रों से देखा जाता है। वहाँ भी कितनी टिप्पणी की जाती है। जब बच्ची और भी बड़ी होती है, तो जब उनका स्कूल में या कॉलेजों में दाखिला होता है, तब भी उन पर किस प्रकार की समाज के द्वारा ही टिप्पणी की जाती है। जी, हमारे यहाँ तक के रिश्तेदार भी इससे कम नहीं रहते। अरे, बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हो? क्या कर लेगी पढ़कर? शादी कर दो, शादी जी, हो जाएगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जो उनका अंतहीन सिलसिला है, वो लगातार जारी ही रहता है। और इसी प्रकार से देखिए, एक एक और चीज़ इसमें जोड़ूँगा संजना, जी, कि जब वो वर्क प्लेस पर जाती है या किसी तरह लड़ झगड़ कर या 100 ठोकरें खाकर वो किसी अच्छी नौकरी को हासिल भी कर ले, तो जब नौकरी हासिल कर लेती है, तो उनके जो वर्क प्लेस है, वहाँ भी उनके साथ में कितना तुच्छ व्यवहार किया जाता है। कभी जी। उनके सहयोगी द्वारा, कभी और स्टाफ के द्वारा, कभी बॉस के द्वारा या कभी किसी के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो जो औरतों का जो संघर्ष है, वो क्या ये कहा जाए कि अंतहीन सिलसिला है जिसका कोई अंत ही नहीं है? जी, बिल्कुल मनीष जी, देखिए ये बात सिर्फ़ आप या मैं करके इसे मिटा नहीं, मतलब कह नहीं सकते, लोगों तक पहुँचा नहीं सकते, ये सभी को समझना पड़ेगा। हुँ, सिर्फ़ हम दोनों समझ के ये बात तो नहीं हो सकती, पूरे समाज को समझना पड़ेगा। हुँ, जो महिला का जो मतलब इतनी मेहनत वो करती है, हुँ, उनका जो इतना पूरा हम जैसे कहें कि इतना संघर्ष वो करती है, तो ये चीज़ सभी को सोचनी पड़ेगी, सभी को समझनी पड़ेगी। हुँ, तभी जाके जो 50% जो आरक्षण दिया जाएगा, वो इसी उस पे दिया जाएगा कि महिला को आप उस काबिल समझे कि वो क्यों करती है, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, और बचपन से जो उनका संघर्ष चालू होता है, हुँ, वो अंत तक, जीवन के अंत तक वो हमेशा संघर्ष चलता ही रहता है। तो इस चीज़ को आप समझें, और मतलब उन्हें इतना कमज़ोर भी ना समझें। आज बिल्कुल। महिला क्या नहीं कर रही है, हर जगह पर महिला मौजूद है। जो वर्क आप कह रहे हैं, जो पुरुष कर रहे हैं, वही महिला कर रही है, और कहीं न कहीं महिला आगे बढ़कर भी कर रही है पुरुष से। लेकिन वो चीज़ लोग गलत वे में ले जाते हैं, गलत सोच लेते हैं, या उन पर कई सारे ऐसे बयान भी दे देते हैं कि नहीं वो तो इस चीज़ से आगे बढ़ी है। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है, इन्हें समझना पड़ेगा देखिए, इस समाज में। सवाल का जवाब हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से जाना चाहा, महिला पत्रकार से ही। जी, तो वो महिला पत्रकार ये कहती हैं कि औरतों के चरित्र और शरीर पर हमले सिर्फ राजनीति में ही नहीं होते, बल्कि पूरे समाज में ऐसा होता रहा है। जी, जिस तरह समाज में महिलाओं के साथ में बर्ताव किया जाता है, वैसा ही राजनीति में हो रहा है। और देखिए, महिला नेता इसका जवाब कैसे दें? इसके जवाब में भी उन्होंने कहा कि महिला नेताओं को कई तरह और कई बार बेहद ही निचले स्तर के बयानों का सामना करना पड़ता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान ने जयप्रदा का नाम लिए बगैर ही उनके अंडरवियर पर जो टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी जी, के लिए आजम खान पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और इसके अलावा महिला पत्रकार ने ये भी बताया कि महिलाओं को इन बयानों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि बयान देने वाले की यही सीमा है, बिना गुस्सा हुए गरिमापूर्ण तरीके से इनका जवाब देना चाहिए। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा कि इन लोगों को किसी भी तरीके से का महत्व देना, यह दिखाना है कि उनके बयानों ने हमें प्रभावित किया है। तो महिलाओं को जब ऐसे बयानों का सामना करना पड़ता है, तो एक उनके लिए टिप्स ये है कि या तो उनके जवाब ना दो,
और बिल्कुल। उनको इग्नोर मार दो, ताकि जी। उनको ये ना लगे कि हमने जो बयान दिए हैं या जो हमने टिप्पणी की है उनसे महिलाएं प्रभावित हुई है या वो डर के माहौल में रह रही है। तो ये कहीं ना कहीं महिला अपने आप को भी तो ये बताने की कोशिश करती है कि हम जी। प्रभावित हुए हैं या डर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, देखिए इग्नोर वाली बात तो आपने जैसे कही, इग्नोर हम सारी चीज़ों को कर देते हैं, लेकिन हम कितना इग्नोर करें, कितना उस चीज़ को अवॉइड करें। क्योंकि जब अगर सामने वाला हमें बोलता रहता है, तो इंसान कितना सुने और कितना उसे अनदेखा करे। तो ये चीज़ हमें सुधारनी पड़ेगी। हम तो सुन के नहीं रह सकते, और भला क्यों रहे हम सुन के, क्यों सुने हम किसी की। तो ये चीज़ उन पे सुधार करनी चाहिए कि आप क्यों कहेंगे किसी और को, और क्यों कहना है। क्या आपके घर पे महिला नहीं है, आपके यहाँ पे बेटियां नहीं है, आपके यहाँ पे बहू नहीं है, क्या आप उनके बारे में भी ये सोचते हैं? अगर आप सामने किसी महिला को कह रहे हैं, तो क्या आपके घर में भी आप ऐसे ही सोचते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा मेरा उनसे कि आप ऐसा क्यों कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और देखिए इस तरीके से अगर हम पूरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी अगर जिक्र करें, क्योंकि अभी हमने उनका नाम लिया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर सीट से जनसंघ के उस वक्त के उम्मीदवार थे, जब साल 1962 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे। तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ में स्वतंत्रता सेनानी रही सुभद्रा जोशी को उतारा। प्रचार अभियान के दौरान जोशी अक्सर ये कहती नजर आई कि सांसद बनने पर वो 12 महीने के 30 दिन और 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस पर वाजपेयी ने कहा था कि सुभद्रा जी कहती हैं कि वह महीने के 30 दिन मतदाताओं की सेवा करेंगी, तो मैं ये पूछता हूं कि कैसे करेंगी? महीने में कुछ दिन तो महिलाएं सेवा करने लायक रहती ही नहीं है। और इसके जवाब में जोशी ने कहा था कि इसका अपमान का बदला वो नहीं लेंगी, बल्कि उनके मतदाता करेंगे। और जो परिणाम सामने आए वो उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई और वाजपेयी उस चुनाव में हारे। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि महिलाएं जिस प्रकार से 30 दिन सेवा करने के लायक नहीं रहती है, यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर की इनडायरेक्टली जो टिप्पणी की कि जो महिलाओं को जो 5 दिन जो पीड़ा उठानी पड़ती है, उसको लेकर की। बिल्कुल। देखिए ये तो कोई बात ही नहीं होती। अगर आप इस विषय पे बोल रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि महिला एक महिला के जीवन का हिस्सा होता है। और अगर आप इसके बारे में बोलोगे तो फिर आपको मतलब यहाँ कुछ बोलने के लिए कोई हक ही नहीं है। और क्या मानसिकता होगी अगर आपने इस विषय पे बोला होगा, क्योंकि ये सभी महिला को इस पीड़ा का मतलब उठाना पड़ता है कि सभी को हर माह सभी को ये 5 दिन बहुत ही कष्टदायक होते हैं। और अगर आप इस चीज के बारे में बोलोगे तो बिल्कुल मेरा मानना तो ये है कि आप राजनीति पे क्या कर रहे हो। और ये तो प्रकृति की देन है, क्योंकि हमारा जो शरीर की बनावट है वो तो प्रकृति की देन है, भगवान ईश्वर की देन है। अगर उस पर भी हम सवाल खड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस प्रकृति का, उस ईश्वर का अपमान कर रहे होते हैं। देखिए और इस पर महिलाएं भी एक कदम आगे हैं, क्योंकि वो जब इस प्रकार से महिलाओं पर टिप्पणी होती है तो वो उनके बचाव में नहीं आती हैं, बल्कि वो एक कदम आगे चली जाती हैं। दरअसल महिला को ये सोचना चाहिए कि किसी भी अगर महिला पर टिप्पणी की गई है तो वो उनके बचाव में आए और उनको बचाव करें, उनका पक्ष लें, और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिन्होंने की हैं ऐसी टिप्पणियां, उन पर हमलावर रहें। लेकिन हमने ये देखा कि अगर एक पार्टी की महिला नेता पर टिप्पणी की जा रही है तो दूसरी पार्टी की महिला नेता नहीं बोलेंगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टियों का मामला हो जाता है। तो यहाँ भी तो हम देखते हैं कि महिला ही महिला का बचाव नहीं करती। बिल्कुल, ये तो आम बात है, क्योंकि अक्सर हम पार्टी में देखते हैं तो लोग अपना ही पक्ष देखेंगे। और पार्टी की क्या बात करें, अगर हम दोस्त भी रहते हैं या कहीं ऐसे जगह काम करते कि जहां हमें अलग अलग अपना देखना है, तो सिर्फ वहां पे भी कोई नहीं बोलता। अगर हमें सामने वाला कुछ कह रहा है तो किसी के पक्ष में वो सोचेगा नहीं मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो राजनीति में भी यही होता है कि भाई मेरी पार्टी जब वो मेरे ऊपर नहीं बोल रहे तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी एक महिला हो तो आपको सामने वाली महिला की पीड़ा को समझना चाहिए कि उन पर किस तरीके से बात की जा रही है और क्या कुछ उन्हें कहा जा रहा है। तो सहयोग करना चाहिए, बट ये कोई समझता नहीं है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन संजना ये परिस्थिति बदलेगी कैसे? बदलनी चाहिए, हमें बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो महिला है जब तक वो नहीं समझेगी तो पुरुष तो फिर समझने से रहे। पुरुष को भी समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले महिला थोड़ा अपने, क्योंकि वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। आज अगर मेरे ऊपर बात होगी तो कहीं ना कहीं जो मेरे दोस्त है, जो मेरे परिवार के लोग हैं, तो उन्हें मुझे समझना पड़ेगा। अगर वो ही नहीं समझेंगे तो समाज तो बहुत दूर की बात है। देखिए संजना, ये ही सवाल जब जो शिवसेना की नेता रही हैं राज्यसभा में, उनसे पूछा गया कि इस मानसिकता में कैसे परिवर्तन हो सकेगा, समाज में कैसे बदलाव आएगा, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, चाहे वो समाज में हो या फिर वो राजनीति में हो या व्यापार में हो, किसी भी प्रकार से अगर महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ता है या उनका नेतृत्व बढ़ता है तो इस तरह की सोच भी कम होगी और इसके लिए उन्हें संसद और विधानसभाओं में भेजा जाना चाहिए।
शहरों में वार्ड स्तर पर और गांवों में पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक उनको मौका देना चाहिए। संगठनों में उनकी बात बढ़ाएं, उनकी ताकत बढ़ाएं, उनकी बात भी मानें। उन्होंने इस बात से सहमति जताती हैं कि वो कहती हैं कि संसद में महिलाओं की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा बदलाव आएगा। उनकी उपस्थिति से ही चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगेगी। वो आगे ये भी बताया कि चीज़ें बदलती है। कई साल पहले हमने विधानसभा के अंदर देखा कि किस प्रकार से जयललिता की साड़ी खींची गई थी, उन पर हमला किया गया था, लेकिन आज कोई भी किसी भी महिला को संसद या विधानसभा के अंदर हाथ नहीं लगा सकता है। महिला इतनी स्ट्रांग हुई है और समाज में बदलाव आया है और बेहतरी की तरफ आज समाज जा रहा है। चीज़ें देखिए ऐसे ही बदलती है। जब हम किसी भी व्यक्ति जो कमज़ोर है उसको अवसर देते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पावरफुल होता है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं समाज भी पावरफुल होता है। मनीष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा कि उन्हें संसद में भेजना चाहिए, विधानसभा में भेजना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर वालों को पहले एग्री करना पड़ेगा। तो वही एक समाज की बात हो जाती है ना। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप घर से नहीं निकलोगे, अगर घर वाले ही आपका साथ नहीं देंगे, तो पहला तो आपको वो अपने घर पे बोलना पड़ेगा और उन्हें समाज को समझाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे निकल पाओगे। लेकिन आप बिना माने, बिना घर वालों के सुने अगर हम आगे भी निकलते हैं, चाहे वो किसी अच्छे विषय के लिए, पढ़ाई के लिए या इन सब राजनीतिक दलों में, तो कहीं ना कहीं वो लोग ये सोचते कि नहीं ये तो सुनती नहीं है और फिर और गलत बात हो जाती। तो मेन तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा, तब जाके ये प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल ठीक कहा संजना, और चूंकि समय का अभाव है इसलिए इस परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तमाम जानकारी के लिए संजना आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि हमेशा महिलाओं के चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती है, चाहे वो राजनीति की बात की जाए या समाज की बात की जाए, लेकिन महिलाओं की क्षमता किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है। सियासत में अब भी नारी अबला ही है। राजनीति में नारी की भागीदारी कितनी है ये हम देखते हैं कि सिर्फ कागजी है, लेकिन ये मानसिकता हमको बदलना पड़ेगा। हमको महिलाओं को जब तक अवसर नहीं देंगे, महिला तब तक आगे नहीं आएंगी। अगर महिला को अवसर दिया जाएगा पार्लियामेंट में, संसद में या समाज के अंदर या आर्थिक स्थिति में उनकी मजबूत करेंगे, तभी महिला मुझे लगता है कि आगे बढ़ पाएगी। और ये कहीं ना कहीं हमको पहल करनी पड़ेगी। ये पहल हमको समाज के माध्यम से करनी पड़ेगी और हमारे और अपने स्तर के माध्यम से करनी पड़ेगी, तभी मुझे लगता है कि महिला सशक्त हो पाएंगी और इस प्रकार की जो मानसिकता है, महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणियां की जाती है, वो कहीं ना कहीं कम होंगी। फिलहाल देश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।